student. Myself Dr. Savita Meena, and we are starting new chapter which is thermodynamic and kinetic aspect of metal complexes. धातु संकुलों के ऊष्मागतिक एंड गतिज पक्ष को समझाने के लिए हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? इसके लिए ये कहा जा सकता है कि जब हम कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के लिए कि वह कॉम्प्लेक्स स्थायी है, इसका क्या मतलब है? इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। किसी पदार्थ को स्थायी कहने का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे बिना किसी परिवर्तन के वायु में अपना स्थायित्व रख सकता है, अर्थात वायु के साथ उसका कोई अपघटन नहीं होता है और उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। वायु में हमें पता है ऑक्सीजन भी होती है, मॉइस्चर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये सभी किसी भी कॉम्प्लेक्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इनका इफ़ेक्ट न करने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इनके प्रति स्थायी है, उसका ऑक्सीजन से कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसका जो मॉइस्चर है उसके प्रेजेंस में कोई जल अपघटन या हम कहें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, रिडक्शन भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी कोई अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए हमने लिया टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट ये हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, इसको हम कह रहे हैं कि ये स्टेबल है, सॉलिड है, ये हमें पता है, ये स्थायी होता है और इसको इसी अवस्था में सॉलिड स्टेट में बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम जल में डिसॉल्व करते हैं तो भी ये स्थायी ही रहेगा, इसका जल में कोई अपघटन नहीं होता है। परंतु उस जल में जैसे ही हमने कोई एसिड ऐड किया या उस वाटर को हमने थोड़ा सा एसिडिक कर दिया, अम्लीय माध्यम कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स अपघटित होना शुरू हो जाता है और बहुत ही फास्ट इसका अपघटन होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या संकुल को स्थायी कहने के तरीके हैं कि कॉम्प्लेक्स स्थायी है, परंतु अलग अलग मीडियम में हम उसको बता सकते हैं कि किस मीडियम में स्थायी है। इस कॉम्प्लेक्स के लिए जल में तो ये स्थायी है, परंतु एसिडिक मीडियम में ये अस्थायी है। इसकी स्टेबिलिटी को या जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी को दो भागों में बांटा है। एक हम बोलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी, एक हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब गतिज स्थायित्व, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब ऊष्मागतिक स्थायित्व। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी की। तो टोप नामक वैज्ञानिक था जिसने अभिक्रिया की जो प्रवृत्ति है उसको बताने के लिए दो टर्म यूज़ किए। उसने दो टर्म यूज़ किए, एक किया लेबाइल, लेबाइल का मतलब होता है चंचल, और सेकंड है इनर्टनेस जिसको हम कहते हैं अक्रिय। ये टोप नामक वैज्ञानिक ने लेबाइल और इनर्टनेस दो टर्म यूज़ किए। लेबाइल को हम चंचल कह सकते हैं और अक्रिय इनर्टनेस को कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों टर्म को हम किसी भी अभिक्रिया की गति से, उसकी स्पीड या वेलोसिटी से समझा सकते हैं। जैसे टॉप के अकॉर्डिंग क्या था कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती हों और 0.1 m विलयनों के जो अभिकर्मक हैं अलग अलग, उनको मिलाने के उपरांत अगर वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं तो ऐसे हम पदार्थ को कहते हैं लेबाइल अर्थात चंचल। अगर अभिक्रिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो रही है और 0.1 m विलयन को मिलाने पर हो रही है और अगर उसमें 1 मिनट से अधिक का टाइम लगता है तो हम ये कह सकते हैं
कि अभिक्रिया या क्रिया की गति बहुत ही धीमी है, उसको मापना बहुत कठिन है, अर्थात जो तुम्हारा क्रियाकारक संकुल है, रिएक्टेंट है संकुल जो, वो अक्रिय होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, तो इसको इसी तरह से बता सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल था, अर्थात जल में ये अक्रिय था, जल में इनर्ट था, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही थी। पर जैसे ही हमने इसका माध्यम चेंज किया, इसको एसिडिक किया, ये रिएक्शन भी होती है और ये चंचल में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये इनर्ट नहीं होगा। ये यहाँ पे हमने बताया है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स के लिए प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए, 25 डिग्री पर कंप्लीट होनी चाहिए और 0.1 m सॉल्यूशंस होने चाहिए। अगर कोई अभिक्रिया इनर्ट है तो टाइम 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल अभी हमने बताया कॉपर टेट्रामीन सल्फेट। सेकंड हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या ऊष्मागतिक स्थायित्व। इसके लिए ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ बिना किसी सहायता के स्वतः ही अपघटित हो जाते हैं वे अस्थायी होते हैं या ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी कहलाते हैं। इस प्रकार का जो अपघटन है वो पदार्थ की इंटरनल एनर्जी और उसके जो अणु हैं उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है कि उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है और इंटरनल एनर्जी क्या है। तो क्या हुआ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल और लिगेंड दोनों होंगे, उनकी बॉन्ड जो कॉम्प्लेक्स में है उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो बताते हैं उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है थायोसाइनाइड के साथ। इसमें कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि कोबाल्ट का सल्फर के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है। इस विलयन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है। सेकंड हम अदर कॉम्प्लेक्स लेते हैं आयरन का साइनाइड के साथ। ये संकुल काफ़ी स्टेबल होते हैं क्योंकि आयरन का साइनाइड के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसका अपघटन नहीं होगा। ऊष्मागतिक रूप से जो स्थायी संकुल होते हैं वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं, ये जरूरी नहीं है। ऐसे जनरली होता है कि जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हैं कॉम्प्लेक्स वो काइनेटिकली इनर्ट ही हो, ऐसा होता है, बट ये हर केस में जरूरी नहीं है। ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का, जो कि एसिडिक मीडियम में काइनेटिकली अस्थायी था, अर्थात लेबाइल था। इसके विपरीत अक्रिय अस्थायी भी हो सकते हैं, मतलब जो इनर्ट हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है स्टेबल है, वो अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो ऊष्मागतिक स्थायित्व है, हमने यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई है, मेटल लिया, लिगेंड लिए और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाया, तो स्टेबिलिटी में साम्यावस्था में ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होगा इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मेटल और लिगेंड से मिलकर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। अतः ऊष्मागतिक स्थायित्व का विवेचन साम्य स्थिरांक के माध्यम से किया जाता है और इस स्थिरांक को विर्चन स्थिरांक और फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं विर्चन स्थिरांक, फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है फ्री एनर्जी चेंज से। उसका जो सीधा संबंध है वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से होता है। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया है, मेटल प्लस लिगेंड, ये मेटल कॉम्प्लेक्स बना। इनका जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो है के, जिसको हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताया, फॉर्मेशन कांस्टेंट बताया और विर्चन स्थिरांक। तो के इक्वल्स टू होगा मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स इन ब्रैकेट अपॉन मेटल एंड लिगेंड। इस स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं बीटा से। अब यहाँ हमने दो कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, निकेल का साइनाइड के साथ और आयरन का साइनाइड के साथ। निकेल साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है
उसके लिए स्थायित्व स्थिरांक या बीटा की वैल्यू है 10⁻³ आयरन का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए ये वैल्यू है 10⁻44। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसके साथ साथ बहुत अधिक होती है, जैसा कि हमने दोनों में ही देखा है। परंतु फिर भी निकेल साइनाइड कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल बिहेव करता है और आयरन का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स है वो एज ए इनर्ट बिहेव करेगा। दोनों की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, परंतु काइनेटिक स्टेबिलिटी दोनों की अलग अलग हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा या वो लेबाइल होगा। ये स्टेबिलिटी के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, उनको किन राशियों से हम बता सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्थायित्व को हम अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। फर्स्ट हमने लिया इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या है, फर्स्ट तो हम इसको अस्थायित्व या वियोजन स्थिरांक कह सकते हैं, क्योंकि ये विर्चन स्थिरांक का अपोजिट है। विर्चन स्थिरांक में हमने क्या किया, मेटल और लिगेंड लेकर कॉम्प्लेक्स बनाया। यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं मेटल और लिगेंड में। तो हमारा जो कांस्टेंट है वो होगा Ki इक्वल्स टू मेटल लिगेंड अपॉन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। Ki ये है हमारा वियोजन स्थिरांक। इंस्टेबिलिटी, I का मतलब है इंस्टेबिलिटी, K हमारा कांस्टेंट के लिए ये अपोजिट होगा 1/K, मतलब K इसका विपरीत है। K के लिए हम बात कर रहे थे ये विर्चन स्थिरांक और Ki हो गया हमारा इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये है साम्य स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। इनकी जो इंक्रीज और डिक्रीज होने का तरीका है वो ये है कि जैसे जैसे Ki की वैल्यू बढ़ेगी, वियोजन स्थिरांक जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे K की वैल्यू घटेगी। मतलब अगर वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ रहा है इसका मतलब विर्चन स्थिरांक का मान कम हो रहा है। विर्चन स्थिरांक का मान कम हो रहा है इसका मतलब उसका स्थायित्व डिक्रीज हो रहा है। ये हम रिएक्शन में भी देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से अगर मेटल और लिगेंड में ब्रेक हो रहे हैं इसका मतलब वो स्थायी नहीं है कॉम्प्लेक्स। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया कैडमियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं साम्य स्थिरांक पर Ki इक्वल्स टू कैडमियम +2 अमोनिया 4 और नीचे कैडमियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैल्यू है Ki के लिए 2.5 × 10⁻⁻7। सेकेंड हमने एग्जांपल लिया सिल्वर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स। इसके लिए जो हमारा वियोजन स्थिरांक है उसकी वैल्यू होगी Ki इक्वल्स टू 6.2 × 10⁻⁸। यहाँ पे हमने ये दोनों इन संकुलों को इन कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं कि जो इनका वियोजन है वो काफ़ी कम है, अर्थात दोनों ही संकुल काफ़ी स्थायी हैं। इन वियोजन स्थिरांकों की अगर हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि जो कैडमियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है टेट्राअमीन कैडमियम की कंपैरिजन में जो डाईअमीन सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल है इनके Ki या वियोजन कांस्टेंट या फिर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पर। नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्थायित्व स्थिरांक। फर्स्ट हमने बात की थी इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की, अब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। MLN जो कि कॉम्प्लेक्स है का उसके अवयवों मतलब किससे बनता है, मेटल और लिगेंड से निर्माण जब होता है तो उसका अगर हम प्रायोगिक अध्ययन करें, प्रैक्टिकली अगर हम पता करें तो पता चलता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक ही संकुल जो कि MLN है उसके साथ साथ और अदर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर इस संकुल से कम होता है और उन सभी जो संकुल हैं
उनका जो प्रजाति हैं वो सब उपस्थित होती हैं, जिनके साम्य पर जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके स्थायित्व के अनुसार पाई जाती है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमने मेटल और लिगेंड को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया Ml। मान लो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है MlN। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स MlN बना है, इसका स्टेप वाइज प्रिपरेशन होती है। इसका जो पदवार निर्माण होता है उसको हम दिखा सकते हैं कि सबसे पहले मेटल के साथ एक लिगेंड ने बॉन्ड बनाया और हमारे पास बना कॉम्प्लेक्स Ml। इसके लिए साम्यावस्था पर जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 इक्वल्स टू Ml अपॉन M और L। अब इसके बाद जो न्यू लिगेंड है वो इसमें फिर ऐड हुआ Ml में, तो नया जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले वाले से ज़्यादा है, विच इज Ml2। स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा K2 इक्वल्स टू Ml2 अपॉन Ml और L। नेक्स्ट, अगर इसी कॉम्प्लेक्स में हम और एडिशन कर दें लिगेंड्स का तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा Ml3 और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पहले वाले से हायर होगा और स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा K3 इक्वल्स टू Ml3 अपॉन Ml2L। इसी तरह से बहुत सारे लिगेंड के एडिशन हो सकते हैं, जैसे हमने किया MlN-1 लिगेंड में अगर लिगेंड L और ऐड करते हैं तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा MlN। इसमें बहुत सारे लिगेंड्स ऐड हैं बट हमने उनको स्टेप वाइज दिखाया है कि सारे लिगेंड अगर एक साथ ऐड नहीं होते हैं तो हर स्टेप पे स्टेप वाइज जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो होगा। और जो ऑल ओवर स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, अगर K1 से लेकर Kn तक देखें हम तो ये होगा हमारे पास स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट इन सब का एडिशन। तो K1 से Kn तक ये सारे अलग अलग स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, परंतु अगर हम चाहते हैं कि सारे लिगेंड एक साथ ही ऐड हो जाएं, मेटल में अगर 5 लिगेंड हैं एक साथ ऐड हो जाएं तो उसको हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम से भी बता सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, ये रिएक्शन देखी, ओवरऑल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, मेटल लिया, लिगेंड लिया और हमने डायरेक्टली इस लिगेंड को मेटल से डायरेक्ट अटैच किया और इसके लिए हमारे पास जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो हुआ B1 इक्वल्स टू Ml अपॉन Ml। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों लिगेंड को एक साथ ऐड करना चाह रहे हैं, स्टेप वाइज कांस्टेंट नहीं बताना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे M2L Ml2। ऊपर हमने बताया था Ml अपॉन लिगेंड ऐड किया था कि एक कॉम्प्लेक्स बन गया था Ml, उसमें हमने नेक्स्ट लिगेंड ऐड किया था। यहाँ पे अगर एक लिगेंड ऐड करना है तो उसके लिए ओवरऑल इक्विलिब्रियम होगा हमारा B1, 2 ऐड करने हैं तो हो गया β2। अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं, Nl लिगेंड है, मेटल के साथ एडिशन करना है तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा MlN। इसके लिए जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो होगा βN इक्वल्स टू MlN अपॉन M और L की पावर N। तो इन सबको हमने कहा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ही हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या समग्र स्थिरांक कहते हैं। बस जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो पदवार स्थायित्व स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं, उनको अगर हम उनका गुणनफल करते हैं तो उससे हमें मिलता है समग्र स्थायित्व स्थिरांक या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया K1 K2, दीज आर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू हमने लिया β2, दिस इज ओवरऑल या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या समग्र स्थायित्व स्थिरांक। K1 की वैल्यू क्या है, ऊपर अगर हम देखते हैं K1 है हमारे पास Ml अपॉन Ml, K2 है Ml2 अपॉन MlL। तो यहाँ पे ये हमने लिखा K1 K2 Ml Ml गुणनफल
K2 के लिए Ml2/Ml। बीटा 2 जो हमारा समग्र स्थायित्व स्थिरांक है उसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ से नोट कर सकते हैं, Ml2/Ml2। ओके, अब इन दोनों का K1 K2 का गुणनफल जब हमने किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इसका वैल्यूज आई है Ml2/Ml2, इट इज इक्वल्स टू बीटा 2। ये दोनों वैल्यूज सेम है। यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ये कुछ नहीं है, बीटा 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं वो एक्चुअल में ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को दर्शा सकते हैं उनके गुणनफल के द्वारा। यहाँ पे हमने दिखाया K1 K2 K3, अगर K1 से लेकर Kn तक स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या पदवार स्थायित्व स्थिरांक लेते हैं तो वो इक्वल्स टू होंगे बीटा n ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर समग्र स्थिरांक। इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये बीटा n को हमने इधर लिखा, लॉग बीटा n इक्वल्स टू होगा लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3, ऐसे करके लॉग Kn तक हो सकता है। इसका माइनस में चेंज करने पर ये होगा हमारे पास माइनस लॉग बीटा n इक्वल्स टू माइनस लॉग K1 माइनस लॉग K2 माइनस लॉग K3, ऐसे हो जाएगा माइनस लॉग Kn। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बीटा n इक्वल्स टू पी K1 प्लस पी K2 प्लस पी K3, क्योंकि माइनस लॉग K इक्वल्स टू होता है पी K। तो इस तरह से PB या PK इनको हमने बताया है। अगर इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होने का मतलब है कि अगर इनकी PB और PK की वैल्यू कम होगी तो बीटा और K की वैल्यू हायर होगी। इनकी वैल्यू हायर क्यों होगी? क्योंकि ये संकुल के स्थायित्व या अधिक स्थायित्व की ओर संकेत करते हैं या इनको बताते हैं। और ये P बीटा और PK उसी प्रकार से है जैसे कि हम H आयन सांद्रता को pH से लिख सकते हैं, और pH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग H प्लस, जिसमें जो H प्लस है वो उच्च कॉन्सेंट्रेशन वाले विलयनों की pH को बताता है कि उनकी pH कम होती है। उसी प्रकार P बीटा और PK को भी हम उनके जो निम्नतम वैल्यूज़ हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि बीटा और K की वैल्यूज़ एक्चुअल में बहुत हायर है। Next one is the relation between free energy change and overall stability constant। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं समग्र स्थायित्व स्थिरांक में क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या संबंध है? तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम यहाँ शो करेंगे डेल G से, एंथैल्पी परिवर्तन को हम बता रहे हैं डेल H से, और किसी तापमान जो कि हमारा T है उस पर एंट्रोपी परिवर्तन को हमने बताया है डेल S से। अब इन सब के बीच में जो रिलेशन है वो है डेल G इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल S। मुक्त ऊर्जा का जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उससे यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम डेल G इक्वल्स टू अदर इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल G इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग बीटा। एक तो डेल G को हमने बताया डेल H माइनस T डेल S से, दूसरा हमने डायरेक्टली ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ रिलेशन बताया डेल G इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग बीटा। अब इसमें ऊपर वाले इक्वेशन में डेल G की अगर वैल्यू हम रखते हैं तो हमारे पास होगा 2.303 RT लॉग बीटा इक्वल्स टू डेल H प्लस T डेल S। अब हमने डेल G की वैल्यू माइनस में रखी थी, अब इस माइनस को अगर पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास डेल H होगा नेगेटिव में और T डेल S की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। इससे ये पता चल रहा है कि जो स्थायी संकुल के लिए बीटा का मान अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ये तभी संभव है जब डेल H का मान ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, और एंट्रोपी का मान पॉजिटिव हो। जैसे कि लॉग बीटा है
अगर बीटा की वैल्यू हम कह रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है, उस केस में क्या होगा, डेल एच का मान नेगेटिव होना चाहिए और डेल एस का मान पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जितनी अधिक ऊष्मा निकलेगी, जितनी हीट रिलीज होगी, संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पर ये हमने बताया रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये हमने पढ़े कि जितनी भी राशियां हैं जो स्थायित्व को बता सकती हैं, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट था, स्टेबिलिटी कांस्टेंट था, और हमारे पास रिलेशन है फ्री एनर्जी और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का।